नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नॉलेज एनहांस का सिलसिला। आज जिस पेपर को हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे वो सिल्वर कलर का पेपर है जो साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा आयोजित किया गया था। उसके साउथ सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया था। एग्जामिनेशन जो हुई थी वो 12 अप्रैल 2023 को की गई थी। इस सेशन के दौरान हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे 55 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो ओरिजिनल पेपर है वो आपके स्क्रीन पे है। जो इस पेपर के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। 110 प्रश्न थे जिसमें से 10 प्रश्न राजभाषा के थे। तो इसमें से 100 प्रश्न को ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं है क्योंकि सुटेबिलिटी एग्जामिनेशन है, तो नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं है इसके अंदर, तो अच्छी बात है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एज पर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस लिबरलाइज्ड रूल्स ए रेलवे सर्वेंट कैन अवेल इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे। तो इस बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि जब आप इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड को पढ़ते हैं वॉल्यूम 1 को, तो उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है वो इससे रिलेटेड है, लीव से। और उसमें जो पैरा स्टार्ट होते हैं वो 501 से स्टार्ट होते हैं, 500 से, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन जो है 450 ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन देखें तो उसको एलिमिनेट करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से 560 रूल्स नहीं है, तो ये भी एक यहाँ पे गैप है। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी बचते हैं, सॉरी बी और डी बचते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो बी है। ठीक है, ये इसके अंदर जो है वो आरबी नंबर 161/2000 जो है इसके अंदर 2008 के अंदर जो दिए गए थे उसके हिसाब से हमारा आंसर 540 ए उसके अंदर जिक्र किया गया है। इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे along with railway pass while in service, the employee would be eligible to encase up to 300 days up to LP at a time of their retirement, even though they may have encasement of 60 days during their career while availing passes. These orders shall be effective from 1 September 2008. इसके अंदर जो बैलेंस के बारे में बात किया गया है कि बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज ऑफ एलपी शुड बी अवेल टू हिज क्रेडिट आफ्टर taking account the period of engagement as well as leave availed of. एंड अनदर पॉइंट है कि HRA और जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस शैल नॉट बी पेबल। और रूल नंबर 550 जो है वो रिटायरमेंट के टाइम में जो एलपी लेते हैं 500 वो उससे रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। Railway servants can avail themselves encashment of LP for a maximum of how many days while availing passes in their entire service career। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि इंटायर करियर में आपको 60 दिन का ऑप्शन मिलता है 6 बार, यानी कि 10-10 दिन को 6 टाइम ले सकते हैं। 2 साल का गैप होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आ गए हैं। Successive encashment of LP can be made after a gap of minimum how many years। तो ये 2 years का गैप होना अति आवश्यक है। ठीक है, ये ब्लॉक्स होते हैं तो उसके अंदर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। If an employee has encashed 40 days ALP in his service career, for how many days of ALP he would be eligible for encashment of leave at the time of his retirement। देखिए, अगर सर्विस के दौरान उसने 60 एलपी ले भी ली तो उसके बाद भी वो 300 एलपी का जो रिटायरमेंट के टाइम में है 550 के अंदर जो रूल दिया गया है, ठीक है, वो ले सकता है। तो यहाँ पे तो 40 ही लिया है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा 300 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ए रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू। तो 1342 1342 यस, यही ये है
जिसके तहत सब्सटेंस अलाउंस मिलता है 1342R2 के तहत जो है वो सब्सटेंस अलाउंस का अधिकारी होता है हमारा सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय। ठीक है, तो यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसेबल इन केस ऑफ सेटलमेंट पास। सेटलमेंट पास के लिए जो डायरेक्ट पास मिलता है उसमें ब्रेक जर्नी की आवश्यकता है भी नहीं और हम देते भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ए हायर क्लास पास कैन बी इशूड। तो मेडिकल ग्राउंड पे है वो हम हायर क्लास के पास इशू करते हैं। Non-gazetted employee with service less than 20 years are eligible for dash set of PRCP every year, यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस एवरी ईयर। तो देखिए रूल ये कहता है कि ग्रुप सी एंड डी विथ रेलवे सर्विस ऑफ 20 ईयर्स और मोर जब होंगे तो उनको 2 सेट पास मिलेंगे। ग्रुप ए और बी के लिए भी यही रूल लागू होता है। ग्रुप ए बी एंड बी विथ रेलवे सर्विस ऑफ 20 ईयर्स एंड मोर गेट 3 सेट्स ऑफ पास। तो यहाँ पे नॉन गेस्टेड के लिए कह रहा है कि अगर 20 साल से कम है तो हम उनको पास नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 20 साल या इससे अधिक है तो उनको 2 सेट पास मिलेगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके लिए एक आरबी जो ध्यान नहीं आ रहा है पर उसको देख सकते हैं। अभी हाल में ही ये है, आरबी नंबर मुझे ध्यान नहीं है पर किसी वीडियो में देखेंगे, अगर बनता है तो आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। तो इसके अंदर ऐसा है कि जो LHP है जो हाफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे जो है वो अनलिमिटेड एक्यूमुलेट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड। तो इसके लिए 45 डेज का प्रावधान किया गया है जो ऑप्शन बी में है। ये जो मैटरनिटी लीव है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीड 45 डेज में ऑल्सो बी ग्रांटेड टू ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय servants irrespective of the number of surviving children during the entire service of that female railway servant in case of a miscarriage including abortion or on production of the medical certificate as laid down in his rule 519। तो ये इसके अंदर कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पैटर्निटी लीव फॉर मेल railway employee will be lapse after 6 months of the delivery of his wife। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि 6 महीने में लैप्स आता है, अदरवाइज आप ले लें तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आने वाले समय में रिपीट होने की काफ़ी संभावना है। 12 क्वेश्चन नंबर का, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर क्लासिफाइड एज ABC क्लास। ये 3 टाइप्स के क्लास के डॉक्यूमेंट होते हैं जो ऑप्शन ए में ही है, तो यही होते हैं। एज पर मैनुअल ऑफ ऑफिशियल प्रोसीजर जो 12 एडिशन जो था वो 2003 में पब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ग्रीवेंसेज एंड द पेंशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड PG रिकॉर्ड्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स। जो 3 ग्रुप्स थे वो ABC थे, और ABC जो है वो एक इस तरह के डॉक्यूमेंट है जिनको काफ़ी टाइम तक संभाल के रखना पड़ता है। C के कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं C1, C3, C5 एंड C10। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट ये किए गए हैं, और ये जो है वो 10 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। और हमने लास्ट टाइम ही जो है वो मेरे ख्याल से 2017-18 में इस तरह के एक नोट निकाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, कि भाई इनको डिस्ट्रॉय कर दे। और आजकल RTA का ज़माना है, काफ़ी लोग कुछ भी मांग लेते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि इससे मैन पावर का लॉस ना हो। चलिए, हमने कैटेगरी को तो समझ लिया है। इसमें एक्चुअली ये मैं बताना चाहूँगा कि जो कैटेगरी C विल इंक्लूड फाइल सेकेंडरी इंपॉर्टेंस एंड हैविंग रेफरेंसेस वॉल्यूम ऑफ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। 10 साल से ज़्यादा C क्लास में आपको रखना नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, पूछा जा सकता है इस तरह के सवाल। और जो डॉक्यूमेंट्स एडॉप्ट किए जाते हैं A और B के अंदर, उसकी मतलब क्वालिफाइंग ऑफ परमानेंट या प्रिजर्वेंस जो होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में,
वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है किस पर्पज़ से है, कैसे है। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ टाइम के लिए होती हैं, जैसे सर्विस सीट हो गया या फिर और कुछ भी हो गया। जैसे अलाउंसेस वाले हैं वो मेरे ख्याल से 2 या 3 साल से 3 साल है मेरे ख्याल से, उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और उसके बारे में उनकी ज़िक्र, क्योंकि वो सर्विस शीट वगैरह में आ जाता है सारा कुछ, तो वो कर लेना चाहिए। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आ गए हैं। ATVM स्टैंड फॉर, तो ATVM जो होता है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होता है, ठीक है। ये कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें काफ़ी एग्जाम नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, जो ऑप्शन डी के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील्स विद प्रोविजन ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। तो सेक्शन 8 के तहत जो है वो इस तरह की हमको एग्जेम्पशन मिली हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, CRS इन रिलेशन टू डिजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर स्टैंड फॉर। तो CRS जो होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। ऑप्शन बी मेरे ख्याल से सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 को देखते हैं। इंडियन रेलवे आर लायबल टू पे कंपनसेशन टू रेलवे पैसेंजर्स against death or injury in train accident as defined in Railway Act under section। तो 124 के तहत इस तरह के डिफिनेशन को प्रोवाइड किया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। ये जो सेक्शन है ये रेलवे एक्ट रेलवे हाँ रेलवे 1989 के तहत जो सेक्शंस हैं उसके तहत इसके बारे में जिक्र किया गया है। जैसे सेक्शन नंबर 120 के बारे में अगर बात करेंगे तो ये इंजरी इनटू एक्सीडेंट नॉट कवर्ड इन सेक्शन 113। 113 के अंदर जो इंजरी है उनके बारे में अगर नहीं जिक्र किया गया है तो 120 के अंदर उसका जिक्र किया जाएगा। यहाँ पे 93 है, 93 में जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एज कैरेज ऑफ गुड्स के बारे में बात किया गया है। उनका इस एक्सीडेंट और उसके से कोई लेना देना नहीं। 72 में बताया गया है कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी फॉर वेगन्स एंड ट्रक्स का क्या होगा, तो ये 72 में बताया गया है। कैपेसिटी कितनी कैरेज मतलब ट्रेन की कैपेसिटी मतलब वेगन्स की कितनी कैपेसिटी होगी कि उसमें सामान ले जाया जा सकता है, क्योंकि एक कुछ टन तक सीमित किया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी यूनिट्स PU इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मिसमैच्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे जो समझ में आता है पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ए है वो 232 है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के बारे में बात किया गया है। बी है 28 नॉन स्टॉक आइटम के बारे में बात किया गया है। ऑप्शन सी है 72 CGST एंड डी ऑप्शन ओवर टाइम अलाउंस। तो मुझे जो मेरी जानकारी के अनुसार है 32 कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स इज राइट, मिसमैच नहीं है बिल्कुल भी। 32 के बाद 28 आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज, तो वो नॉन स्टॉक से रिलेटेड है डायरेक्ट परचेज, ये भी सही है। 72 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा ये क्या आंसर है। और 12 नंबर जो है वो ओवर टाइम अलाउंसेज के बजाय नाइट ड्यूटी अलाउंस मेरे ख्याल से है उसका, और 11 पे जो है वो ओवर टाइम अलाउंसेज है। तो मुझे तो ये दोनों ही रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी यूनिट 11 होना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर इसको देख लेते हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी और ओवर टाइम अलाउंसेज अगर एक साथ है 11 और 2 को अगर मतलब कंबाइन किया हुआ तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर नहीं किया हुआ है तो ये हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में GST आ सकता है। तो इस बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, आप में से जिनको ज़्यादा पता हो जो इस पे काम करते हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 18 को देख लेते हैं। हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCPs काउंटेड फ्रॉम द डायरेक्ट एंट्री ग्रेड on is admissible to railway servant in their entire career। तो ये 3 जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी में जो 3 टाइम्स से हमको अपग्रेडेशन मिलता है वही सही आंसर है। There shall be 3 financial upgradation under the MSCPs counted from the direct entry grade on
completion of 10 year, 20 years and 30 years service respective of their or 10 years of the continuous service in the same label in the pay matrix whichever is earlier. तो जो मैं समझाना चाहता था वो यही बात है. क्वेश्चन नंबर 19 है CCL कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन डेज. तो अभी क्या है कि रील के अंदर जो है मेरे ख्याल से उसका नंबर 64/2019 है. आप नोट करें और देखें, अगर ये सही है तो आप उसमें से कुछ मलाई निकाल सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं, मतलब कहने का तो वो है ये. तो यहाँ पे ये जो 5 डेज है 15 डेज है वो एक्चुअली 5 डेज हो गया है. ठीक है, तो जिन्होंने ये भी मारा होगा वो भी सही होगा क्योंकि ओल्ड के हिसाब से ये सही है. ठीक है, लेकिन अभी जो है कि CCL में नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन द 5 डेज एट ए टाइम, तो यही सही आंसर होगा. चलिए हम इस पेपर को डिकोड करने का प्रयास करते हैं और आप सभी को धन्यवाद भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स CCL यानी कि चाइल्ड केयर लीव कैन बी एबल्ड इन ईयर. तो 3 टाइम्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा. ऑप्शन बी जो है वो इज़ द राइट आंसर. इट शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर. ये इसका भी जिक्र मेरे ख्याल से इसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है इसके अंदर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हु इज द हेड ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट इन रेलवे. तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का SDGM एंड CVO जो होते हैं वो सेम ही होते हैं. तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. यहाँ पे SDGM जो होता है वो सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर और CVO होता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है. क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो AP लेवल का क्वेश्चन है. यहाँ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो जो नया में पूछे जाते हैं उसी तरह के स्टेटमेंट है, इसलिए इनके स्टैंडर्ड काफ़ी है. तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए या फिर यूँ कहें कि इनका जवाब देते हुए काफ़ी केयर रखें, क्योंकि इसमें जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही क्वेश्चन का जवाब. क्योंकि इसमें आप ये जान लीजिए कि आप में 50-50 चांस में आप कुछ भी करते हैं तो 50% चांस इधर से उधर हो सकते हैं. तो स्टेटमेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है. बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन, एडिशनल इंक्रीमेंट एंड डिफरेंस ऑफ ग्रेड पे एज अवेलेबल एट द time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial obligation under the MSCP. तो ये सही कह रहा है कि जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे. ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा. क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं. स्टेटमेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ ए फीमेल रेलवे सर्वेंट proceeds on child care leave, she becomes ineligible for HRA. तो रूल ये कहता है RBI 129/2010 कहता है कि इन टर्म ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन द रूल 17(1) and 2 of IRAC Volume 2, HRA would be admissible to railway female servant proceed on CCL. तो यहाँ पे जो वर्ड इन एलिजिबल लिखा है, अगर एलिजिबल होता तो ट्रू होता, इन एलिजिबल की वजह से ये फॉल्स हो गया है. इसका RB नंबर नोट करने जैसा है 129/2010. आप चाहे तो इसे प्रिंट भी करके रख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एक्रोबेट रीडर क्या है. एक्रोबेट रीडर जो है ये एक्चुअली एडोब एक्रोबेट रीडर जो एक कंपनी है उसने इसको डेवलप किया हुआ है. ठीक है, एडोब इंक के नाम से जाना जाता है. और वो क्या करता है कि इसको मतलब जो PDF डॉक्यूमेंट होते हैं, PDF क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक होता है जिसको हम शॉर्ट में मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है वो उसको हम PDF बोलते हैं. ठीक है, उसको रीड करता है, यूज़ करता है, उस पर ट्रस्ट करता है. और ये सब फ्री है, ग्लोबली फ्री है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये आप उसमें व्यू कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और कुछ भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं. इवन दो कि आप उसके अंदर ओपन करके आप अपना सिग्नेचर को ऐड भी कर सकते हैं.
ठीक है। और ये अभी आगरा में एक एपीयू सर हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, वैभव कुमार गुप्ता जी, वो अपने मोबाइल से ही अपनी सिग्नेचर को ऐड करके लोगों को मतलब एम्प्लॉय को जो उनको भेजते थे लेटर वगैरह सिग्नेचर करने के लिए, वो उनको दे के वापस कर देते हैं अभी भी। ठीक है। तो ऑन द वे वो काफ़ी टेक्निकली साउंड हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ अहमदाबाद डिवीजन के अंदर भी किया हुआ है। ठीक है। तो वो वहाँ यहाँ से ट्रांसफ़र होके आगरा डिवीज़न गए एनसीआर तक। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी आप जिस भी पोस्ट पे हैं टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत है। आप भी कुछ नया सीखिए, आगे बढ़िए। चलिए, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमारा आंसर बी होगा। देखिए, सेकंड 25 क्वेश्चन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जनरली यूज्ड एज ए यूआरएल एक्सटेंशन। तो डॉट जीओवी जो होता है ना, वो गवर्नमेंट यूज करती है। ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ओआरजी इस्तेमाल करती है, और कमर्शियली जो होते हैं वो डॉट कॉम इस्तेमाल करती है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हम 6 पे आ गए हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट is true or false. A senior railway employee shall receive additional financial upgradation if an junior employee in the grade has got higher pay or grade under the MSCP. तो ये जो है MSCP जो है वो इंडिविजुअली के लिए है, ये किसी सीनियर जूनियर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नोट करने वाली बात है कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो है एमएससीपी के तहत प्योरली पर्सनल होता है टू इम्प्लाई सेल, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एमएससीपी सेल बी प्योरली पर्सनल टू द एम्प्लॉय एंड सेल हैव नो रिलेवेंस टू हिज सीनियरिटी पोजीशन। ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की कोई कंपेयर अगर होता है तो स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। निवारण पोर्टल इज, तो एक निवारण पोर्टल जो है वो ग्रीवांस प्लेटफॉर्म है। निवारण पोर्टल इज द प्लेटफॉर्म फॉर रिसोल्यूशन ऑफ सर्विस रिलेटेड ग्रीवांसेस ऑफ सर्विंग और ए फॉर्मर रेलवे एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो हमको ऑप्शन समझ में आता है पोर्टल फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एज पर द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स ऑफ इंडियन रेलवेज एन एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो देखिए एक्चुअली क्या है इसके अंदर कि कोई भी एम्प्लॉय को 3 महीने से ज़्यादा नहीं हम सस्पेंड रख सकते हैं। लेकिन एक और रूल है कि रिव्यू अगर होता है तो इसकी एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन शैल नॉट बी पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 180 डेज एट ए टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और जो बी है वो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड लिखा है तो हम 180 डेज को कंसीडर करते हुए इसका ऑप्शन बी देंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। एज पर द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स ऑफ इंडियन रेलवेज एन एम्प्लॉय हैज द राइट टू अपील अगेंस्ट द पनिशमेंट विथ हाउ मेनी डेज। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जो टाइम लिमिट फॉर अपील जो रूल नंबर 20 के अंदर है तो वो 45 डेज देता है। द अपील शुड बी फाइल्ड विद इन 45 डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑर्डर टू द रेलवे सर्वेंट्स। अब यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन आपको समझ में आया तो शायद 10 डेज को ले सकते हैं। मैंने कहीं कुछ देखा है पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है। नहीं तो ये मेरे ख्याल से 45 डेज अगर ऑप्शन में होता तो मैं उसको जरूर कंसीडर करता। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोनल हेडक्वार्टर्स आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। तो देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है, करेक्ट है। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, सीएसटी, मुंबई में है, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे का है चेन्नई में, सही है। नॉर्दर्न रेलवे का नई दिल्ली है, बगल में है NWR जहाँ पे जयपुर में है, WCR जबलपुर में है। ठीक है। NCR इलाहाबाद में है।
इसी तरह ईसीआर हाजीपुर में है, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, एसडब्ल्यूआर हुबली। हो गए, चलो एक दो छूटे होंगे उनको फिर से देख लेंगे। ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का। और विशाखापट्टनम में जो 18th जोन है वो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 को देख लेते हैं। Which of the following type of punishment cannot be awarded to an employee under the minor penalty of discipline and appeal rules of Indian Railway? डीआर से बहुत सारे सवाल इसके अंदर आ गए हैं, अभी भी मुझे 4 सवाल दिख रहे हैं, तो डीआर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, तो इस पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं लोगों ने, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनको देखें। यहाँ पे जो सवाल है उसके हिसाब से जो माइनर पेनल्टी के अंदर है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस नहीं होता है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये टर्मिनेशन ऑफ सर्विस मेजर पेनल्टी में आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज इज क्लासिफाइड एज ए माइनर पेनल्टी अंडर द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स? तो देखिए यहाँ पे माइनर में यहाँ भी आ गया, तो ये सेंसरी इज द राइट आंसर, ठीक है। सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी एंड टर्मिनेशन इज अ मेजर पेनल्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, इन केस ऑफ मेजर पेनल्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी एज पर द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स? देखो एक्चुअली मेजर पेनल्टी अगर किसी को देते हैं तो सबसे पहले सस्पेंड करते हैं, सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी होती है, उसके बाद इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस होता है। तो मैंडेटरी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया, कोई जरूरी नहीं कि सस्पेंशन हो ही, ये भी हो सकता है, क्योंकि उसको माइनर पेनल्टी का इशू होगा, फिर मेजर पेनल्टी में तब्दील हो सकता है, मेजर से माइनर में भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि SF 11B जो है वो चार्जशीट फॉर इशुएंस ऑफ माइनर पेनल्टी इन केस वेयर द इंक्वायरी इज एसेंशियल, तो ऑप्शन बी है वो मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 को देखते हैं। विच रूल ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन? तो देखिए जो सस्पेंशन है वो रूल नंबर 5 में है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सस्पेंशन कम्स अंडर रूल नंबर 5 ऑफ डीआर ही कहना उचित रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले तो ये मैंने कहा कि आपको अपडेट रहने की जरूरत है, तो यही वो बात है जिसमें समझने वाली बात है। MPIS, UPI, माइकर एंड RTGS, इसमें फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे RTGS जो है वो कहते हैं कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है, यानी कि आप यहाँ से पैसा भेजें और वहाँ सेटल हो जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। माइकर जो है यूँ कहें कि एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम है, ठीक है। UPI जो है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जो आजकल काफ़ी डे टू डे वर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भीम है, भारत इंटरफेस फॉर मनी जिसको बोलते हैं। MPIS आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि मोबाइल एंड इंटरनेट पेमेंट सर्विस है, तो इस हिसाब से माइकर जो है ये हमारा ऑप्शन सी होगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर माइकर है तो क्या हुआ, ये भी तो एक पेमेंट का मेथड है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट का मेथड नहीं है। ये किसको कैरेक्टराइज करता है? जो हम चेक्स देते हैं ना वो 9 डिजिट के चेक्स होते हैं, ठीक है। 9 डिजिट का जो चेक होता है, आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, टॉप कॉर्नर पे मेरे ख्याल से IFS कोड होता है, और नीचे जो होते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो 9 डिजिट के माइकर कोड होते हैं, ठीक है। जो 3 डिजिट होता है, फर्स्ट 3 डिजिट होता है वो सिटी को डिफाइन करता है, उसके बाद जो 3 डिजिट होता है वो बैंक को डिफाइन करता है,
और फिर नेक्स्ट जो 3 डिजिट होता है वो उसके बैंक जो कोड है उसको डिफाइन करता है। इस हिसाब से जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन करके उनका जो चेक का जो है वो तुरंत ही वो कर देता है, पेमेंट करने की प्रोसेस को अंडरलाइन कर लेता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फुल फॉर्म ऑफ यूडीएम। यूडीएम जो है यूजर डिपो मॉड्यूल है, जो 2020 के आसपास लॉन्च किया गया था, सितंबर 2020 में किया गया था। ठीक है, वो पीसी शर्मा जी थे उस दौरान मेंबर ऑफ टीएनआरएस, जो उन्होंने 28 सितंबर 2020 को किया था। उस दौरान मैं स्टोर डिपार्टमेंट में ही काम करता था मेरे ख्याल से। तो ये एक और बात कि ये यूजर डिपो मॉड्यूल है, इसको क्रिस नहीं बनाया। आप इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि क्रिस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस तरह के डेवलपमेंट करने में। मैं बताऊं कि एचआरएमएस जो है वो भी क्रिस ने ही डेवलप किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक और बात है कि ई ऑफिस को किसने डेवलपमेंट किया है। ठीक है, ई ऑफिस को तो आप बता सकते हैं, वैसे मैं ही बता दूं आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनआईसी ने किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने किया हुआ है। ठीक है, एनआईसी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आईडी, यानी कि इज ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे इज गलत है, इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का स्टेटमेंट है रिडक्शन बाय वन स्टेज इन द सेम टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज ए माइनर पेनल्टी पनिशमेंट। तो विदाउट क्यूमुलेटिव है तो माइनर है, लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा के लिए हो रहा है तो वो फिर मेजर बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये 3 साल से ज्यादा के लिए है और मेजर बन जाता है तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा इसमें। चलिए ठीक है, आई थिंक इट इज करेक्ट। ये 3A के तहत जो ये है ना उसके तहत ही ठीक है, नो प्रॉब्लम। माई आंसर इज करेक्ट। अगर आपको गलती लगता है तो आप मुझे समझाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स कम्स इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम। तो फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1968, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1968 इज द राइट आंसर। यहाँ उस दिन से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज रूल 6 ऑफ रेलवे सर्वेंट एंड डिसिप्लिन अपील रूल 1968। तो रूल नंबर 6 में जो है वो पेनल्टीज के बारे में जिक्र किया गया है। तो ऑल पेनल्टीज आर करेक्ट आंसर, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट ए चार्जशीट कैन बी इशूड बाय ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। आफ्टर रिटायरमेंट ए चार्जशीट कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है वेदर स्टेटमेंट द स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो है रिडक्शन बाय वन स्टेज इन द सेम टाइम स्केल ऑफ पे विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज ए माइनर पेनल्टी। देखिए विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट जैसे ही हो गया ये फॉल्स हो जाएगा। आपको बताऊं, मैंने अभी जस्ट आपसे बताया कि विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा तो माइनर में आएगा, लेकिन 3 साल से ज़्यादा होगा तो फिर मेजर बन जाएगा। यहाँ पे विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट होने की वजह से ये मेजर पेनल्टी में गिना जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 को सॉल्व करते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। रिडक्शन बाय वन स्टेज इन ए टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 years इज ए मेजर पेनल्टी पनिशमेंट। इज ट्रू। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 3 साल ज्यादा होने पे मेजर हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे वही कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है एज पर रूल 13 of Railway Service Conduct Rule 1966, a railway servant including Group A or B post cannot accept a gift having value more than dash without government sanction। तो ये 5000 का फाउंडेशन है।
ठीक है, इसके लिए जो है आरबी 36 मेरे ख्याल से 30 ही है, 30/20 को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, एज पर रूल 13 ऑफ द रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 ए रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप सी और डी पोस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट ए गिफ्ट हैविंग वैल्यू मोर देन 2000 विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप सी और डी के लिए बोला है, वो 2000 रुपया है, ये सही आंसर है। और ये भी आरबी नंबर 30/2020 में डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, वो भी हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। ए स्टेटमेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है, ए लोअर अथॉरिटी हु हैज इशूड पब्लिक साइन the order regarding appointment promotion which has been ordered by a higher authority is also competent to impose the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service of a railway servant। ये गलत है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो आरबी नंबर 119/2015 119 इसको आप पढ़िए। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे 3 या 4 पॉइंट आपको निकल के आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये उसके आधार पे ये फॉल्स साबित होता है, क्योंकि लोअर अथॉरिटी के बारे में नहीं कहा गया है। जिक्र इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अगर सही आंसर आपको समझना है तो 119/2015 को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्यों लोअर अथॉरिटी नहीं कर सकती है, यही इस वजह से ये फॉल्स है। तो उसी बारे में जिक्र किया है कि अथॉरिटी कौन सी हो सकती है, कैसे हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इन केस वेयर द इंक्रीमेंट इज विथहोल्ड एज अ पेनल्टी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, रिस्टोरेशन ऑफ द withhold increment would be done in the next 1 जुलाई। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा था। ये जब सभी कर्मचारियों के लिए, यहाँ पे पहले तो ये बता दूं कि इसका आंसर फॉल्स होगा। इसलिए फॉल्स होगा क्योंकि पहले क्या था कि 1 जुलाई को ही सब लोगों की इंक्रीमेंट एक ही बार लगती थी। उसके बाद रूल आया कि भाई 1 जुलाई और 1 जनवरी को ऐसा करेंगे। ठीक है, अब ये जो होता था रजिस्ट्रेशन का मामला, उसमें होता क्या था कि किसी का जनवरी में या फरवरी में डेट पूरा हो गया। ये तब होता था जब 1 साल से कम की पेनल्टीज मिलती थी। आप यूँ समझ लें कि किसी को 2 महीने की पेनल्टी मिली। ठीक है, अब उसका जो इंक्रीमेंट लगना था जुलाई में, ठीक है, और उससे पहले पेनल्टी मिली हुई, तो कैसे होगा? या किसी को जुलाई के बाद लगा है, तो उसके लिए ये निकाला गया था कि अगर किसी ने जनवरी या फरवरी में उसको दे दिया 2 महीने 3 महीने का पेमेंट पेनल्टीज, तो उसको जुलाई में वो तो पेनल्टीज लगी जाएंगी जो रिस्टोर हो रहे हैं। इसके अलावा जो इनको वो जो बंद की गई है वो 1 जुलाई को भी लगेगी, ऐसा था। और इससे ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगा कि इसके लिए मास्टर सर्कुलर नंबर 58 को आप देख लें। MC 58 को एक बार पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा जो IRC का जो 1318 का जो पैरा है या रूल नंबर IRC का 1318, उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी कुछ दिया गया है। FR 24 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको R बना दीजिए और यहाँ पे FE, तो 1318 FR 24 जो है उसको भी देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है आपके लिए। ये पैरा 10 से रिलेटेड है। मैं आपको ये भी बताऊँ, ये मास्टर सर्कुलर का जो पैरा 10 है उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
State whether the statement is true or false. In case whether the penalty of reduction to lower stage is imposed, the pay will be restored immediately on expiry of the currency of penalties. ये इसी से रिलेटेड एक पार्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्यों? इसके लिए आपको 9/2014 पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना और ये रहेगा, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 48 है whether the statement is true or false in case where the disciplinary authority after consideration of the written statement of defense with reference to a major penalty charge sheet memorandum या charge memorandum is of the opinion that impose of a major penalty is not necessary and propose to impose a minor penalty, then a fresh minor penalty charge sheet must be served before imposing any punishment. ये एक काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है। जब मैंने ये देख रहा हूँ इसे कि भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट आता है, एक डिफेंस रेफरेंस आता है कि भाई मेजर पेनल्टी के बजाय उसको जो दिया गया है मेजर पेनल्टी, उसके अगेंस्ट उसने जब डिफेंस अपना दिया तो उसको माइनर पेनल्टी में तब्दील किया जाता है। तो माइनर पेनल्टी इम्पोज करने से पहले माइनर पेनल्टी की चार्ज शीट देनी पड़ेगी, ऐसा ये कह रहा है। अब देखो SF11C जो है वो एक जो है वो आप स्टैंडर्ड फॉर्म 11C जो है वो कहता है कि फॉर मेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन for minor penalty where the charge sheet for major penalty was initially issued, तो ये इशू करना पड़ेगा। इस हिसाब से ये ट्रू हो जाता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये फॉल्स हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ये ट्रू है, क्योंकि SF11C जो देते हैं उस हिसाब से एक माइनर पेनल्टी इशू किया जाएगा। लेकिन यहाँ फ्रेश वर्ड जो इस्तेमाल कर दिया ना उसके वजह से ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि फ्रेश नहीं होगा, इशू होगा 11C SF11C जो होगा वो इशू होगा, लेकिन ये फ्रेश नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जो मेजर पेनल्टी है उसके अगेंस्ट ही माइनर पेनल्टी का ये चार्जशीट इशू होगा। अब आपको बताना है, इसे मैं कंफ्यूजन में डाल देता हूँ या यूँ कहें कि होल्ड पे डालता हूँ, आप बताएं आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एन एम्प्लॉय हु हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस मे बी परमिटेड टू रिटेन ए रेलवे क्वार्टर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। देखिए, रिमूवल डिसमिसल जो भी है या रिजिग्नेशन वो 1 महीने तक ही वैलिड है नॉर्मल रेट पे, या यूँ कहें कि फ्लैट रेट जो होता है वो। इसके लिए मास्टर सर्कुलर जो है वो MC 49 का अध्ययन आपको उचित रहेगा। एन एम्प्लॉय हु रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस और is dismissed or removed from service may be permitted to retain the railway quarter for a period of 1 month only on the payment of normal rent or a flat rate of license fee। ठीक है, यही एक स्टेटमेंट आपको याद रखने जैसा है। क्वेश्चन नंबर हम 50 पे आ गए हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रिटायर्ड एम्प्लॉय फॉर द ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग हिज सर्विस ए कट इन पेंशन बेनिफिट कैन बी इम्पोज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब भी रिटायर्ड एम्प्लॉय के बारे में बात आए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा कोई नहीं कर सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ भी बिना सोचे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉय को देखो। एक्चुअली रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए भी एक चार्जशीट है, मैं आपको बताऊं। एक चार्जशीट नंबर जो SF11 जो है ना, SF14 ये जब कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है तो अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा जब होने पे तो चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय को जारी किया जाता है, ये SF11। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है आपके लिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग ए रिलीव सर्वेंट अंडर सस्पेंशन अंडर रिलीव सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। तो SF1 के तहत जो है सस्पेंशन है। SF11 जो है वो है चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी, ठीक है। SF9 जो है वो डिलीट कर दिया गया है, या यूं कहें कि नॉट प्रिंटेड है, ठीक है। SF2 भी आपको पता ही है कि ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन है, ठीक है। SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, SF2 इज ए डीम ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन। SF3 भी एक इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड टेल एम्प्लॉई है। और SF4 में रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है। SF5 में चार्जिंग फॉर मेजर पेनल्टी। SF6 में है रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट है। SF7 में अपॉइंटमेंट इंक्वायरी ऑफिसर ऑफ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी है। SF8 में अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर है। और SF9 तो नॉट मिंटेड है। SF10 जो है वो है डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। टोटल 55 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है द C यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड सब्सिडी हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर द डैश एल्डेज सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो ट्रू है। इसके लिए आपको पता ही होगा, मेरे ख्याल से मास्टर सर्कुलर नंबर 17, हाँ MC 17 को आप पढ़ें। ये काफ़ी किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, मैं जो आपको बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आप इनको देखें, आपको बेनिफिट होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैंने ये बताया, DR बताया, HOAR बताया, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें आपको फोकस करना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे थे कि द चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम ओनली फॉर 2 एल्डेज सर्वाइविंग चिल्ड्रन। इसमें 3 भी हो सकते हैं। अगर उसने जुड़वा बच्चा को पैदा किया है सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम पहला लड़का था, अगर फर्स्ट टाइम में ही 2 जुड़वे पैदा हो जाते हैं तो फिर आपको 2 बच्चों के ही मिलेंगे, ठीक है। इवन दो कि अगर फर्स्ट में पहला बच्चा हो और जुड़वे के बजाय 3 बच्चे भी एक साथ पैदा हो जाते हैं तो उन 3 यानी कि टोटल 4 लोगों को मिलेंगे। लेकिन हमारा जो यहाँ पे सवाल है उसके हिसाब से ऑप्शन B इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 को देखते हैं। अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज फिक्स्ड एट द डैश रुपीज पर मंथ। तो ये फिक्स जो है वो 2250 रुपीज है, ठीक है। और हॉस्टल सब्सिडी जो है वो 6750 है, ठीक है। चलिए एक और बात यहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 54 है। In case of दिव्यांगजन child, the amount of children education allowance is fixed at dash rupees per month। तो ये इसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4500 रुपीज, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है स्टेट whether the statement is true or false। Hostel subsidy is payable at the rate of rupees 6750 per month irrespective of amount of expenditure incurred by railway servant। तो ये एक्चुअली आपको पहली नज़र में लगेगा कि सही है, लेकिन गलत है। क्योंकि अब जब मास्टर सर्कुलर 17 को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहा गया द एक्सपेंडिचर ऑन बोर्डिंग और लॉजिंग और द सीलिंग ऑफ रुपीज 6750 एज मेंशन विच एवर इज लोअर सेल बी पेड टू द एम्प्लॉय एज हॉस्टल सब्सिडी। तो ये फिक्स नहीं है वहाँ पे कि भाई आप कुछ भी खर्चा कर दो 6750 रुपये तो मिलेंगे ही। अगर आपने कम खर्चा किया है तो कम ही मिलेंगे। इवन दो हाईएस्ट आपने खर्चा कर दिया 7000 रुपये के हिसाब से आपने खर्च किए तो भी आपको 6750 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर उससे कम किए तो कम वाला आपको पैसा मिलेगा, तो वो देखना है। और एक और मैं बात बताऊं कि दोनों की जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होते हैं दोनों के अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग ही कराने पड़ते हैं। और हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का होना अति आवश्यक है, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हमने आज इस पेपर को सॉल्व किया, काफ़ी दिनों बाद हम पेपर को सॉल्व करके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो हम अभी सभी
शुभ चिंतकों को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और आगे भी इसी तरह के पेपर सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और चलिए, थैंक्स टू ऑल।